किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेंद्र पारिक जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। आपने मांग संख्या 27 और 28 पर अपने विचार रखने के लिए मुझे आज्ञा दी। हमारे शास्त्र कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर भी अनायास, अकस्मात कई बार विपदाएं आती है। 2020 में हमने देखा कोरोना जैसी एक बीमारी केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से अपना घातक असर दिखाया, उस वक्त हम कितने बेबस, लाचार और असहाय थे। इससे शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इससे विमति रखता हो। उस वक्त इस बात का एहसास हुआ कि हमारे संसाधन, हमारे बड़े बड़े अस्पताल, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी कमी है, ढांचागत व्यवस्थाओं की कितनी बड़ी कमी है। अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कोई स्थिति नहीं। लेकिन एक सुकून भरी बात उस वक्त ये हुई कि माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने उस वक्त जहां एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी थी, एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की परेशानी थी, माननीय गहलोत साहब ने वो सारी व्यवस्थाएं की। और मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का, मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का। कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि 50-50 हजार रुपए के इंजेक्शन की भी यदि कभी जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी जो है इस बात में इनकार नहीं किया। आज हम सदन में जिस गहन विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, वहां बैठ करके हम, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से मैली है और मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा साफ है, इसके बजाय हम ये चाहेंगे, ये सदन हमसे अपेक्षा रखता है, हम कुछ ऐसे सुझाव रखें, हम कुछ ऐसी बात रखें जिससे ये हमारा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी हो। जब सरकार ने 27,000 कितने करोड़ रुपए का बजट रखा है, 27,660 करोड़ रुपए का बजट रखा है, तो निश्चित रूप से सरकार की भी यह मंशा होगी कि हम ढांचागत व्यवस्थाओं को सुधारें। आम जन की भी अपेक्षा होगी कि व्यवस्थाओं में सुधार हो। लेकिन कुछ जो मूलभूत जो परेशानियां हैं जो हमें बार बार इस ओर इंगित करती है कि यदि इन बातों में सुधार नहीं हुआ, इन व्यवस्थाओं में यदि हमने कुछ सुधार नहीं किए, कुछ अच्छे उपाय नहीं किए, तो ये सारा पैसा जो हम बजट में रखते हैं, ये बजट तो पहले भी सैंक्शन हुए हैं, आगे भी सैंक्शन होंगे, सरकारें आएगी जाएगी, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से वो सारा काम भी करेगी। लेकिन हमें इस बात की आज महती आवश्यकता है। मैं इसका छोटा सा नमूना माननीय सभापति महोदय आपसे पेश करूं। विगत सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज खोले जो राजमेश द्वारा संचालित है। राजमेश के जो नियम है वो RSR से भिन्न है और उसके चलते फैकल्टी जो है वहां पे नहीं आ रही है। और फैकल्टी नहीं आने का सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ, जब अभी इस सरकार ने 5 नए कॉलेज खोले। नेशनल मेडिकल काउंसिल से उन्होंने इस बात की अपील की कि हमें इजाजत दें। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उनकी अपील को ठुकराया। न केवल उनकी अपील को ठुकराया बल्कि राजमेश के मेडिकल कॉलेजेस को भी फाइन लगाया उन्होंने। ये हम लोगों के लिए एक चिंतनीय विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इन्होंने अभी इस बात बजट में घोषणा की है कि RSR लागू करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, RSR लागू कब करेंगे, इसमें बड़ी विसंगति है। जिन राजमेश के प्रोफेसर साहिबान ने, डॉक्टर साहिबान ने लगातार मेडिकल कॉलेज को 3-3 साल तक चलाया, 2वीं दर्जे की सैलरी ली, आज आप उनको बाहर रख रहे हैं। आज उनमें बड़ा, इस बात के लिए बड़ा आक्रोश है। इस बात के लिए सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के करीब 800 प्रोफेसर साहिबान इस बात के लिए चिंतित है कि 2वीं दर्जे में रह करके भी हमने राजस्थान की मेडिकल व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए हमने प्रयत्न किए
आगे बढ़कर के उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया। आज वो अध्यापक आरएसआर से बाहर रहेंगे और नए अध्यापक जो लगेंगे वो आरएसआर के नियमों से संचालित होंगे। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस पे सरकार को पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जिन अध्यापकों ने प्रयत्न और कोशिश करके लगातार मेडिकल कॉलेज को संचालित किया है उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, उनके साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज फैकल्टीज की जब कमी है तो उसका असर न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा पे पड़ता है बल्कि नेशनल मेडिकल काउंसिल भी बार बार इस बात की चेतावनी देती है कि हम इस बार यदि आपने फैकल्टीज का व्यवस्था नहीं की तो हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो 100 है उसको कम करके हम 50 कर देंगे। ये और भी बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन अनुरोध करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेजेस में आपने प्रोफेसर साहिबान लगा दिए, जैसे सीकर की मैं बात करूं आपसे, आपने वहां पे हार्ट के डॉक्टर तो लगा दिए, 2 डॉक्टर आपने लगा दिए। विगत 1.5-2 साल से पैथ लैब के लिए टेंडर प्रोसेस होने के बावजूद भी आज हम इस बात का इंतजार करेंगे कब टेंडर खुलेंगे और कब सीकर में पैथ चालू होगी। आज जयपुर बीकानेर के बाद में जयपुर तक माननीय सभापति महोदय कोई ऐसा कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का जहां हार्ट पेशेंट आकर के अपना इलाज करा सके। उन्हें सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेटों में जाना पड़ता है, उनको खर्चा होता है। काफी बड़ी संख्या में कई बार परेशानी में आदमी जो है जहां कहीं भी जाके अपना इलाज कराता है। 1.5-2 साल से लगातार टेंडर प्रोसेस में कोई योजना चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द इस टेंडर प्रोसेस को फाइनल करके सीकर में पैथ लैब की आप व्यवस्था करें। 2 अध्यापक इसके लगे हुए हैं, उन अध्यापकों की चिंता यह है कि यदि हमने अपनी लगातार हम अपनी प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो हमारी इस योग्यता का जो उन्होंने चंडीगढ़ पीजी से और एम्स से उन्होंने जो अपनी पीजी की है उनकी इस योग्यता का क्या होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं खासतौर से चूंकि हमारे मंत्री महोदय स्वयं होटेलियर हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं आज हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है। आप बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगा दीजिए, बड़े से बड़े एसी लगा दीजिए, बड़े से बड़े अच्छे पर्दे लगा दीजिए, कालीन बिछा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सफाई की क्या स्थिति है। स्वयं डॉक्टर जो वहां पे सेवा दे रहे हैं वो स्वयं अपना नाक वो सिकोड़ता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप सफाई के मामले में आप जो है किसी भी से बेहतर जानते हैं, आप स्वयं होटेलियर हैं। होटल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती है, आज क्या हम अपने इस अस्पतालों में एसएमएस का आप देखिए स्थिति, क्या एसएमएस में जाकर के हम और हमारे सारे अफसर साहिबान और जो भी इसके लिए अधिकृत हैं वो जाकर के अंदर बैठ करके उसका टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। कब सुधरेंगे हम? हमारी पहली प्राथमिकता सफाई की होनी चाहिए, उसको हमने लास्ट में रख रखा हुआ है कि ये तो होने की ही है। इस पे सुधार नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी। और ये बीमारी, अभी तो जो बीमारी नई बीमारी हमारे सामने आई है, गुजरात से आ रही है, चांदीपुरा। कोरोना से हम निपटे नहीं, अब चांदीपुरा का जो उदयपुर में प्रकोप चालू हो गया। तो मेरा माननीय सभापति महोदय, ये विशेष निवेदन रहेगा कि मेडिकल कॉलेज खोलना और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं करना। आज बीकानेर के बाद में जयपुर तक आप देखें तो एकमात्र एसएमएस है। मेरा निवेदन है, सीकर में रेडियोलॉजी की व्यवस्था हो, सीकर में न्यूरो की व्यवस्था हो, और खासतौर से सीकर इतना बड़ा सेंटर हो गया जहां से इतने पेशेंट कैटर होते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय आपसे कि सीकर में एक कैंसर और यूरोलॉजी विभाग की आपको जो है निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, कई बार पेशेंट जयपुर में आते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक उनको अपने थेरेपी कराने के लिए रुकना पड़ता है, लीनियर थेरेपी के लिए उनको रुकना पड़ता है, कभी जो है किसी काम के लिए रुकना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इतना भारी भरकम बजट के बाद भी हम यदि ये व्यवस्थाएं नहीं कर पाए तो माननीय सभापति महोदय कब करेंगे। अभी माननीय हमारे एक सदस्य फरमा रहे थे कि कोरोना में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं हुई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने न ताली बजवाई, न थाली बजवाई, न टॉर्च जलवाई, उन्होंने व्यवस्था की
और उस व्यवस्था का ही परिणाम है कि पूरे हिंदुस्तान में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए कहना पड़ा कि भीलवाड़ा मॉडल जो है श्रेष्ठ मॉडल है, जिसमें कोरोना की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं। सीकर मेडिकल कॉलेज में एक आदिवासी छात्र था हनीवेश, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई वहां पे, और परिजनों ने यह आशंका जाहिर की कि इसका मर्डर किया गया है। आज 1 वर्ष होने को आया, आज भी वो मामला पेंडिंग है। उसके परिजन आते हैं, बराबर कोशिश करते हैं, लगातार उस पे पुलिस वालों से, प्रशासन से, सबसे मिलते हैं। दुख की बात यह है कि 1 साल होने के बाद भी आज उस व्यक्ति, उस हनीवेश की जो उसने फीस जमा कराई थी, वो तक वापस नहीं लौटाई है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक गरीब परिजन अपना बेटा खो चुके और उसके बाद उसकी फीस तक आप उससे नहीं लौटा पा रहे हैं, उसकी जांच आप पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। क्या बीतती होगी ऐसे मामले में? माननीय सभापति महोदय 1 मिनट और लूंगा मैं। मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र पे जिस तरह से जेनरिक दवाइयां मिलती है, आमजन उन दवाइयों को पहचान कर सके, और जन औषधि पे जिस तरह का कीमत लगती है, वैसी की वैसी कीमत आम मेडिकल स्टोर पे यदि उसको उपलब्ध होगी तो उसको जो बड़े पैसा देकर के जो उनको दवाइयां खरीदनी पड़ती है, उससे एक मुक्ति मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जन औषधि केंद्र पर जिस तरह से जेनरिक दवाइयां मिलती है, उसी तरह से मेडिकल स्टोर्स पे भी आम आदमी को जेनरिक दवाइयां MRP के बजाय जो जन औषधि केंद्र में जो मिलती है उसी कीमत में मिले। आपने मुझे वक्त दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय। मंत्री महोदय, इतनी योजनाएं लागू हो गई, आयुष्मान योजना, फिर भामाशाह योजना, फिर चिरंजीवी योजना, अब माँ योजना। आम आदमी बड़ा कंफ्यूज है इस बात से। मेहरबानी करके आप एक नोटिफिकेशन निकलवाएं कि इन योजनाओं में इस तरह का जो है होता है, अखबार में यदि छाया होगा तो आमजन को लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार आदमी पूछता है इस योजना में हमारा ये ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, इस योजना में हमारा ये ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना है, अखबार में आपको पब्लिश कराना है कि इन योजनाओं में जो सरकार की योजनाएं जो है वो किसी भी सरकार के माध्यम से हुई हो, उन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी अपना इलाज करा सकता है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद। देखिए, मैं आप और तुम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ कि जो भी योजना है, सभापति महोदय, वो आप आज मेरी बात मुझे मांग संख्या माननीय भारत सरकार की जो योजना थी उसको राजस्थान ने बदल के भामाशाह कर दिया, मांग संख्या हमने बदल के चिरंजीवी कर दिया, चिरंजीवी को आपने बदल करके मां कर दिया। इन सारी योजनाओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका निकल जाए, आपका बहुत बहुत आभार। योजनाओं में लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सुन लिया सभापति महोदय, और अमल करने वाली होगी तो